अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के पार्ट नंबर 3 की, हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 की। और प्यारे साथियों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, हिस्ट्री का कौन सा सेक्शन रहेगा, तो आज हम हिस्ट्री के मेडिवल इंडिया वाले सेक्शन की बात करेंगे। मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। मेडिवल इंडिया जिसे कहा जाता है, मध्यकालीन भारत जिसे कहा जाता है, हम उसी की बात करने वाले हैं। अब मध्यकालीन भारत को लेकर के कई सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि मेनली इसमें दो टॉपिक तो होते ही हैं। कौन कौन सा, एक तो दिल्ली सल्तनत वाला हो जाता है, दूसरा मुगल्स वाला हो जाता है, और तीसरा साउथ इंडिया वाला हो जाता है। तीन टॉपिक्स इसमें बेसिकली हो जाते हैं। तो हमारी जो आज की शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली सल्तनत से। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, मेडिवल इंडिया तो सब्जेक्ट हो गया, उसमें मेनली जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने। आशा करता हूं कि आप सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली ले रहे होंगे। जैसे टाइम टू टाइम ये लेक्चर्स आ रहे हैं उसी प्रकार टाइम टू टाइम आप इनको कंप्लीट भी कर रहे होंगे। तो प्री वाले और मेंस वाले वैसे तो सारे बच्चे देख सकते हैं इसको। बाकी मैंने जो क्लासेस में उठाता हूँ वो CGL के क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए होते हैं, जो आए हैं, चाहे वो CPO में आया हो, चाहे CGL में आया हो, चाहे CHSL में आया हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं ये टारगेट करके उन क्वेश्चंस को उठाता हूँ जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, जो आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे या नवंबर में देखने को मिलेंगे। चलिए, द फेमस अरेबिक स्कॉलर अल बरूनी केम इनटू कांटेक्ट विद इंडिया थ्रू। आपसे ये पूछ रहा है कि जो अल बरूनी है ये किसके साथ भारत आया था। बताइए फटाफट से, जो अल बरूनी है किसके साथ भारत आया था। मैं चार राइटर्स के नाम लिखवाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा जिसको कहा जाता है फिरदौसी। क्या नाम सुना होगा, फिरदौसी सुना होगा, फिरदौसी। अगर बात की जाए फिरदौसी की, फिरदौसी की, तो कौन सी किताब हो जाती है। फिरदौसी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, जिस बुक का नाम क्या है, बताओ फटाफट से। जिस बुक का नाम है शाहनामा। क्या नाम है, शाहनामा। तो फिरदौसी की जो किताब है उस किताब का नाम है शाहनामा। चलिए भाई आगे चलते हैं। दूसरा लिखेंगे अल बरूनी। आपने नाम सुना होगा अल बरूनी का, तो जिसके बारे में क्वेश्चन ने भी पूछा है। अगर मैं बात करूं अल बरूनी की, तो अल बरूनी की किताब बताइए फटाफट से। पहले तो अल बरूनी, अल बरूनी की अगर आप मुझे किताब बताएंगे तो वो किताब हो जाएगी, बताओ जरा, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद जिसे कहा जाता है। कौन सी किताब हो जाएगी, किताब उल हिंद जिसे कहा जाता है, या फिर तहकीक हिंद इसी को कहा जाता है। किताब उल हिंद भी इसी को कहा जाता है और तहकीक हिंद भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लिख लीजिए। तीसरा अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर फिरदौसी हो गया, अलबरूनी हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे वैहाकी। अगर मैं बात करूं वैहाकी की, तो जो वैहाकी है इसकी किताब कौन सी हो जाएगी। वैहाकी की एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। क्या नाम है, तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी का पापा। तो नाम क्या लिखेंगे, तारीख ए सुबुक्तगीन। देखो, महमूद गजनवी कहाँ का था, महमूद गजनवी गजनी वंश से बिलोंग करता था, और गजनी वंश में कौन था, अलप्तगीन। अलप्तगीन का गुलामी कौन था, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा ही कौन था, सुबुक्तगीन का बेटा ही कौन था, महमूद गजनवी था। तो तारीख ए सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ये जो किताब है तारीख ए सुबुक्तगीन, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, सुबुक्तगीन, ये लिखी गई है वैहाकी के द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे साथियों आपसे, चौथा तो वो है उतबी। कौन है प्यारे साथियों, उतबी। और अगर उतबी की बात की जाए, उतबी, और अगर जो बात की जाए उतबी की, उतबी ने क्या किया है, पर्शियन में ट्रांसलेट किया है। उतबी ने क्या किया है, पर्शियन में ट्रांसलेट किया है।
किसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया है? पर्शियन में ट्रांसलेट किया है। किस चीज को ट्रांसलेट किया है? चचनामा नामक पुस्तक को। जो चचनामा पुस्तक है, इस चचनामा पुस्तक का पर्शियन में जो अनुवाद किया है, वो किसके द्वारा किया गया है? वो उत्बी के द्वारा किया गया है। और ये चारों ही फेमस कोट राइटर हुआ करते थे, मतलब चारों ही फेमस लेखक हुआ करते थे। किसके समय पर ये चारों ही फेमस लेखक थे? बताओ फटाफट से। महमूद गजनवी के समय पर। महमूद गजनवी के समय पर। महमूद गजनवी जो कि टर्की से बिलोंग करता था, लेकिन भारत जब आया था, टर्किश इन्वेजन इसको बोला जाता है। टर्किश मुस्लिम हुआ करता था ये, लेकिन जिस समय भारत पर आया था तो ये टर्की से इसने आक्रमण नहीं किया था। ये अफगानिस्तान में गजनी का शासक हुआ करता था, और गजनी का शासक जिस समय ये था, उस समय पर इसने भारत में आक्रमण किया था। इसका शासनकाल भारत में अगर मैं बात करूं, इंडिया में ये कब से कब तक रहा था? तो इन इंडिया में जो इसने अटैक्स किए थे, वो किए थे 1000 से लेकर के 1027 तक। 1000 से लेकर के 1027 तक इसने 17 बार, 17 टाइम्स भारत पर अटैक किया था। 17 बार भारत पर अटैक किया था। 1000 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार इसके द्वारा भारत पर अटैक किया गया था। और यही था फर्स्ट टर्किश इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया, जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो आंसर क्या लिख देंगे आप? आंसर लिख देंगे महमूद गजनवी। प्यारे साथियों, आंसर हो गया महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम की अगर मैं बात करूं तो ये कौन था? फर्स्ट मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया। फर्स्ट मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 एडी में। इसी वजह से 712 एडी से ही तो मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है। आपने देखा होगा जो मेडिवल इंडिया है वो 712 से लेकर के 1707 एडी तक चलता है, जब औरंगजेब की डेथ होती है। तो 712 एडी में कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आया था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था। अरब का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। उसी अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। और अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। जब ये भारत आया था तो इसने किस पर आक्रमण किया था? इसने भारत में सिंध पर आक्रमण किया था। ये बात भी आपसे पूछ लेता है। इसने भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। एक्चुअली देवाल बंदरगाह को लेकर के वहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट था। मैं आपको अगर ये कहानी बताऊं, चलो सुन ही लो, ये वाली बात तो सुन ही लो एटलीस्ट। अगर मैं बात करूं ये हमारा प्यारा भारत है, तो हमारा प्यारा भारत तो यहाँ पर हो गया। और ये भारत के, अगर हम, ये तो हो गया हमारा प्यारा भारत। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अरब की। अगर मैं अरब की बात करूं तो यहाँ पर अरब में एक शासक हुआ करता था। प्यारे साथियों, ये जो अरब है, इस अरब में एक रूलर हुआ करता था। उस रूलर का नाम क्या था? उस रूलर का नाम हुआ करता था अल हजाज। क्या कहा? अरब का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। अब होता क्या था? अल हजाज, अरब का एक रूलर हो गया जिसका नाम है अल हजाज। समस्या क्या हो गई थी? समस्या ये हो गई थी कि भारत में जो ये सिंध वाला रीजन था, जो ये सिंध वाला रीजन था, यहाँ पर एक रूलर था जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। तो सिंध का रूलर हुआ करता था दाहिर। और यहाँ पर सिंध में एक जगह थी जिसको देवाल बंदरगाह कहते थे। तो वहां से फिर ये व्यापारी लोगों के जहाज निकलते थे। तो एक बार जब अल हजाज का जहाज निकला था तो सिंध के रूलर दाहिर ने उस जहाज पर आक्रामक जो है कर दिया, आक्रामक तरीके से आक्रमण कर दिया था। इसी वजह से उस बात का बदला लेने के लिए अल हजाज ने अपने सेनापति को भेजा। और जो अल हजाज का सेनापति था, प्यारे साथियों, जो अल हजाज का सेनापति था, उस सेनापति का नाम क्या था? उस सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम इसका नाम हुआ करता था। और प्यारे साथियों, जब मोहम्मद बिन कासिम इसका नाम था, और मोहम्मद बिन कासिम को जब सिंध पर भेजा गया, कब आया था ये सिंध में? 712 एडी में। 712 एडी में आया था। और इसने सिंध पर आक्रमण किया। इसी के साथ साथ दाहिर की दो पुत्री हुआ करती थी, परमल देवी और सूर्या देवी। तो उन दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम ने भिजवा दिया अरब, अल हजाज के पास, अल हजाज के दोनों पुत्रों के लिए। लेकिन उन दोनों पुत्रियों ने, जो दाहिर की पुत्रियां थी, उन्होंने कहा कि हे अलाजाज राजा, हमारी कोई बात नहीं, आप हमारा निकाह बेशक अपने बेटों से करा दीजिए, लेकिन हमारी आबरू तो पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने लूट ली है। जब ये बात पता लगी थी, अल हजाज को बताया जाता है, अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को आने का आदेश दिया और बताया कि ऐसे ऐसे बात है।
तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपना सर धड़ से अलग करके, अपना सर कलम करके भिजवा दिया था, अपनी बेगुनाही को सबूत करने के लिए, ये क्या कह सकते हैं, बेगुनाही का इम्तिहान देने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला करके मरवा दिया था अल हज्जाज ने। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है जो मैंने आपको बताई। क्या-क्या था कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति हुआ करता था, आया, इसने सिंध पर आक्रमण किया, दाहिर की दोनों पुत्रियों को जो अल हज्जाज के पास भेजा, बट फाइनली ये मारा गया थोड़े ही दिन में। तो 712 से 714 तक की इसकी कहानी हो जाती है। 712 से लेकर के 714 तक की इसकी कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये सब जब पढ़ने के बाद, इसी को बोलते हैं भारत में अरब इन्वेजन इन इंडिया, और इसको पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते हैं टर्किश इन्वेजन। तो अरब इन्वेजन यहाँ हो जाता है, और टर्किश इन्वेजन में हम दो नाम पढ़ते हैं। अगर ये तो हो गया अरब इन्वेजन, अगर हम बात करें इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टर्किश इन्वेजन। और टर्किश इन्वेजन में हम दो नाम पढ़ते हैं, वो क्या है? तुर्क आक्रमण में हम दो नाम पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका महमूद गजनबी, कौन कौन सा है? एक तो है महमूद गजनबी, और प्यारे साथियों दूसरा है मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी और दूसरा है मोहम्मद गौरी। दोनों ही अफगानिस्तान से आए थे, दोनों ही गजनी वाले एरिया से आए थे, ठीक है ना? तो ये महमूद गजनवी गजनी का शासक था, अफगानिस्तान में एक ही जगह पड़ती है गजनी, वहीं का शासक था ये गजनवी। और इसके बाद में गौरी ने इस जगह पर आक्रमण कर लिया था, और गौरी भी गजनी का ही शासक हुआ करता था जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये दोनों ही अफगानिस्तान से आए थे, और दोनों ही टर्किश थे, तो इसी को टर्किश इन्वेजन इन इंडिया माना जाता है। चलिए आ जाइए जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन ने प्यारे साथियों पूछा था कि अल बरूनी किसके साथ भारत में आया था? तो अल बरूनी का नाम क्या हो गया? मोहम्मद गजनवी हो गया। ठीक है ना? तो बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो हमको पता होनी चाहिए। तो अल बरूनी किसके साथ में? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। बहुत बढ़िया। आ जाइए जरा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न आपके साथ ये रहा, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, क्या कहा? सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रेडेड विच फेमस इंडियन टेम्पल? मैंने क्या बताया, जो महमूद गजनवी था, प्यारे साथियों, जो ये महमूद गजनवी था, मैंने बताया आपको ये कहाँ से आया था? ये आया था अफगानिस्तान से। कहाँ से आया था? जो ये महमूद गजनवी था, ये अफगानिस्तान से आया था। यहाँ पर अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, जिस जगह को कहा जाता है गजनी। क्या कहा जाता है? गजनी। और उसी गजनी का शासक था, उसी गजनी का शासक था महमूद गजनवी। और ये जब आया था तो ये गजनी का शासक था, किस समय पर आया था? पहली बार ये 1000 में आया था, पेशावर वाले रीजन, सिंध पेशावर वाले रीजन पर इसने अटैक किया था। और 1000 से लेकर के 1027 तक, 1000 से लेकर के 1027 तक, इन 27 सालों में महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 टाइम्स इसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया, भारत पर आक्रमण किया, इंडिया पर अटैक किया। और 17 बार जब इसने इंडिया पर अटैक किया था, इन्हीं में से जो इसका 16वें नंबर का अटैक था, 17 बार जो इसने आक्रमण किया था, इसी में से जो 16th अटैक था, वो 16th अटैक इसने कहां पर किया था? प्यारे साथियों, वो 16th अटैक इसने किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात की बात करूं तो जो ये गुजरात है, इसी गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल था, फेमस सोमनाथ टेम्पल, फेमस सोमनाथ टेम्पल जो था, इसी फेमस सोमनाथ टेम्पल पर इसने 16वां आक्रमण किया था, और इसे लूट लिया था। तो आपसे पूछा जाता है, लूट लिया था, तो आपसे पूछा जाता है कि जो 16th अटैक किया था, कब किया था? 1025 एडी में। तो 1025 एडी में जो 16वां आक्रमण था, वो इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था, और सोमनाथ मंदिर को इसने लूट लिया था। ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसके द्वारा 1014 एडी में हरियाणा के स्थानेश्वर महादेव टेम्पल को भी अटैक किया गया था, और वहां पर चक्र स्वामी के स्टेचू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लिखेंगे जरा, आंसर तो क्या हो जाएगा? आंसर तो सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात हो जाएगा। एक और चीज लिखेंगे, एक और मंदिर कई बार आपसे पूछ लेता है, इसने क्या किया था इन 1014, इन 1014, 1014 एडी में, 1014 एडी में महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी अटैक्ड इन 1014 एडी, महमूद गजनवी अटैक्ड स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल,
महादेव टेम्पल ऑफ हरियाणा कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। इसने हरियाणा के स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर आक्रमण किया और वहां पर ही डिस्ट्रॉयड द स्टेचू ऑफ चक्रस्वामी एंड वेयर ही डिस्ट्रॉयड द वेयर ही डिस्ट्रॉयड वेयर ही डिस्ट्रॉयड द स्टेचू ऑफ चक्रस्वामी चक्रस्वामी इसने चक्रस्वामी की मूर्ति को तोड़वा दिया। और ये क्या करता था? इसका मेन मकसद था भारत में आना, सोने की लूटपाट करना, पैसा लूटना और वापस चले जाना। इसीलिए, और पैसा मंदिरों के पास बहुत होता था, इसीलिए भारत में आता था और भारत में आकर के मंदिरों के ऊपर आक्रमण करता था। और क्योंकि ये मंदिरों के ऊपर आक्रमण करता था, इसीलिए इसको बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुत शिकन, मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। इसी महमूद गजनबी को क्या बोला जाता है? इसी महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक बोला जाता है, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या था? मंदिरों के ऊपर आक्रमण करना और वहां से धन, सोना, पैसा बरामद करना और मूर्तियों को तोड़वा देना। तो इसीलिए इसको बुत शिकन या फिर मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी को 1014 में इसने स्थानेश्वर महादेव टेम्पल में चक्रस्वामी के स्टेचू को भी डिस्ट्रॉय करवा दिया था, तोड़वा दिया था। ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना? इसका लास्ट अटैक लिख लो, अगर लिखना चाहो तो। इसका लास्ट अटैक लिखो जरा, लास्ट अटैक। इस महमूद गजनवी का जो लास्ट अटैक हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1027 एडी में। और लास्ट अटैक हुआ था जाटों पर। कौन? जाट कम्युनिटी, है ना? मथुरा भरतपुर के पास जाट कम्युनिटी, जाट समुदाय पर। और उस अटैक के बाद में फिर ये कभी भारत वापस नहीं आया। जाट कम्युनिटी, जाट समुदाय पर इसने आखिरी अटैक किया था। और उस अटैक के बाद ये कभी भारत वापस नहीं आया। और जब कभी भारत वापस नहीं आया, 1030 में इसकी गजनी में ही डेथ हो गई थी। अफगानिस्तान के गजनी में ही 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। ये कभी भारत वापस नहीं आया था इस अटैक के बाद में, जो यही इसका आखिरी अटैक 1027 एडी का माना जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या जा रहा है? हमारा आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। हमारा आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले वाले की। प्रश्न संख्या 2 के बाद चलें 3 की तरफ। समझ आ रही है ना बात? ऐसे ही चीजों को खोल खोल करके समझते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ पेशावर? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ पेशावर फाउट बिटवीन राजा जयपाल एंड महमूद गजनवी? भैया जब महमूद गजनवी आया था, इसका मेन मकसद भारत में लूटपाट करना था वैसे तो, लेकिन जब ये अफगानिस्तान से आया था, जब ये अफगानिस्तान से महमूद महमूद गजनवी आया था, लेकिन जब अफगानिस्तान से महमूद गजनवी आया था, तो इसने सबसे पहला आक्रमण सिंध पेशावर वाले रीजन पर ही किया था 1000 में। लेकिन वहां से कुछ इसको मिला नहीं था। और जब किस नहीं मिला था, तो इसने 1001 में आक्रमण किया था। और जो 1001 में इसने अटैक किया था, उस अटैक में इसने हराया था, डिफीटेड राजा जयपाल। इसने राजा जयपाल को हरा दिया था। और जब राजा जयपाल को हरा दिया लेकिन उसको मारा नहीं था, और जब राजा जयपाल को हरा दिया लेकिन उसको मारा नहीं था, उस पर हंस करके उसको छोड़ दिया था। इस वजह से राजा जयपाल उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया और राजा जयपाल कमिटेड सुसाइड। राजा जयपाल ने सुसाइड कर लिया, कमिटेड सुसाइड। राजा जयपाल ने मेरे साथियों सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1001 एडी। क्या होगा? 1001 एडी होगा। तो राजा जयपाल कमिटेड सुसाइड। तो 1001 एडी में राजा जयपाल ने सुसाइड कर लिया था, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, चलिए ये वाला हो गया क्लियर। तो पहला अटैक इसने 1001 एडी में किया था। आखिरी अटैक इसने 1027 एडी में किया था। आखिरी अटैक जाट कम्युनिटी के ऊपर किया था। और पहला जो अटैक था वो सिंध पेशावर पर किया था। पहले वाले में तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन जो 1001 वाला था इसमें राजा जयपाल को हरा दिया था। बहुत बढ़िया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, When did the मंगोल रूलर चंगेज खान? भैया चंगेज खान या जिसको गेंजिस खान कहा जाता है, जिसको चंगेज खान और गेंजिस खान कहा जाता है, तो मंगोलिया का शासक था। और मंगोलिया का बहुत ही ज्यादा फेमस शासक ये हुआ करता था। आपसे पूछा है कि इसकी डेथ कब हुई थी? देखिए इल्तुतमिश के समय पर ये पहली बार भारत आया था, लेकिन भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया था। ये जब भारत में आया था, तो ये किसी का पीछा करते हुए आया था। जलालुद्दीन मंगबर्मी का पीछा करते हुए आया था। और इसने भारत में ये कहा था कि हे इल्तुतमिश, कृपया करके मैं भारत में आ रहा हूँ जलालुद्दीन मंगवर्मी के पीछे। तो
तुम न्यूट्रल रहना, तुम उसकी कोई मदद कर मत करना, अगर मदद करी तो मैं दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा। और इल्तुतमिश की सूझबूझ थी कि यहाँ पर वो न्यूट्रल रहा था और ये वापस चला गया था। तो आया सबसे पहले किसके शासनकाल में था? जो चंगेज खान था, जो गेंजिस खान था, भैया मंगोल शासक था, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में है। लेकिन इसकी डेथ पूछी है आपसे, भारत आने का नहीं पूछा, इसकी डेथ भैया 1227 में इसकी डेथ हो गई थी। 1227 में इसकी डेथ हो गई थी, समझ गए आप बात को? तो ये कहा जाता है मंगोल शासक चंगेज खान के बारे में, 1227 में इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, सीजीएल का ये प्रश्न है भैया 2022 का, एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है 2022 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5, सुल्तान महमूद केम टू इंडिया फ्रॉम, ये देख रहे हो सीजीएल सीजीएल, ये सी एसएससी सीजीएल का 2022 का फिर से प्रश्न है। तो जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, मैंने उठा लिए सीजीएल की ज्यादातर क्वेश्चन उठाए हैं। अफगानिस्तान में कौन सी जगह से आया था ये आपको पता चल गया, ये तो सिंपल सा था कि अफगानिस्तान में गजनी एक जगह पड़ती है, उसी गजनी से ये भारत आया था। चलिए भाई बात करते हैं अगले वाले की, अगला क्या है? जोरास्टर, जोरास्टर वाज एन पैगंबर थे। अच्छा, जोरास्टर कहाँ के पैगंबर थे? जोरास्टर कहाँ के पैगंबर थे? क्या ये इंडियन थे, क्या ये ब्रिटिश थे, चाइनीज थे, या फिर ईरानियन थे? बताओ जरा। ईरान के पैगंबर थे। क्या देखे, क्या लगता? भैया जोरास्टर जो थे वो ईरानियन पैगंबर थे, ईरानियन, ईरानियन नहीं ईरानियन। तो ये ईरानियन पैगंबर हुआ करते थे, जोरास्टर जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, जोरास्टर। तो आंसर हो गया डी। अगला देखिए प्यारे बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1503? 1503 में किसने फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट को जो फोर्ट है वो भारत में बनाया होगा? मेरे भाई यूरोपियन कंपनीज का अगर हम आगमन की बात करें, अराइवल अराइवल ऑफ यूरोपियंस की बात करें, अगर हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस की बात करें तो ये है तो बड़ा सिंपल सा, लेकिन कोई गलती मत कर बैठना। अराइवल ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले तो कौन आएंगे? पोर्तुगीज। पुर्तगीज भारत में आए थे। कब आ गए थे पुर्तगीज भारत में? 1498 में पुर्तगीज भारत में आ गए थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, उसके बाद आए थे डच। डच, देखो, अब डच की दो बातें हैं। डच की बातें अगर मैं बात करूं तो डच कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1602 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट डच पर्सन 1595 में आ गया था, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स की बात करूं तो इनकी जो कंपनी की स्थापना है वो भैया 1600 में हुई थी। इनकी कंपनी की जो स्थापना है 1600 में हुई थी, लेकिन जो भारत में आए थे वो 1608 में आए थे, इसीलिए इनको तीसरे नंबर पर रखा जाता है। इनकी कंपनी 1602 में बनी थी, लेकिन इनकी कंपनी 1600 में बन गई थी ब्रिटिशर्स की। बट ये भारत में 1608 में आए थे, और यहाँ पर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया चल रहा है। तो भारत में आए थे 1608 में, इसीलिए तीसरे नंबर पर है। इसके बाद आते हैं प्यारे साथियों डेन्स। और अगर हम डेन्स की बात करें तो वो आए थे 1616 में। और इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, जिन्हें फ्रेंच कहा जाता है। और फ्रेंच कब आए थे? 1664 में। 1664 में। आपसे पूछा है कि 1503 में फोर्ट किसने बनाया था, कौन से यूरोपियंस के द्वारा बनाया गया था? भाई 1503 में इनमें से कौन से प्रेजेंट थे? पुर्तगीज थे भैया, पुर्तगीज थे तो किसने बनाया होगा? पुर्तगीज ने बनाया होगा। सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले, सबसे पहले आने वाले और आप भैया सबसे लास्ट में 1961 में मिलिट्री एक्शन से जाने वाले कौन है? पुर्तगीज। सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे? पुर्तगीज हुआ करते थे। सबसे लास्ट और सबसे पहले जाने वाले फ्रांसीसी हुआ करते थे। चलिए भाई बात करते हैं अगले की। नेक्स्ट देखो, तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका इसका तो पुर्तगीज हो गया। अगर हम प्यारे साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो वो कह रहा है मोहम्मद गौरी। अब देखो, महमूद गजनवी वाला खेल खत्म हुआ भाई, मोहम्मद गौरी की तरफ मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में रखा है, ठीक है ना। फिर सल्तनत आएंगी वगैरह वगैरह, स्लेव डायनेस्टी, फिर आपका जो है नेक्स्ट खिलजी तुगलक सब आएंगे। मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये भी कहां से आया था? ये भी मेरे भाई आया था अफगानिस्तान से। अटैक्ड तबर हिंद बठिंडा इन 1191, स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर। ये एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है भाई, एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, समझ तो आया नहीं सर हमको। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। ध्यान से सुनना जरा। मैंने कहा कि ये हमारा प्यारा भारत है। मैंने कहा कि ये हमारा प्यारा भारत है, और जो हमारा प्यारा भारत है आप देखोगे उसी के बगल में यहाँ पर अफगानिस्तान है। उसी के बगल में यहाँ पर अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान से ही कौन आया था? अफगानिस्तान से ही मोहम्मद गौरी आया था। समझ गए बात को? तो अफगानिस्तान से ही मोहम्मद गौरी भारत आया था। आपसे ये कह रहा है कि जब ये भारत आया था तो इसके द्वारा पंजाब में जो भटिंडा जगह है वहां पर तबर हिंद का फोर्ट हुआ करता था। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो पंजाब है, इस पंजाब में जो भटिंडा है, उस भटिंडा में तबर हिंद का किला हुआ करता था। और जो ये तबर हिंद का किला था, जो ये तबर हिंद का किला था, इस तबर हिंद के किले पर, जो ये तबर हिंद का किला था, इस तबर हिंद के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। किसने? किसने अधिकार कर लिया था? किसने?
मोहम्मद गौरी ने। और जब ये अधिकार कर लिया, आपसे पूछा है इस तवर हिंद के किले पर कौन अपना अधिकार बताता था, या तवर हिंद का किला किसके अंडर आता था, जिसकी वजह से जब मोहम्मद गौरी ने तवर हिंद के किले पर अधिकार किया तो इसको उससे लड़ना पड़ा, जिसका अधिकार तवर हिंद के किले पर था, और वो थे भैया पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता था तवर हिंद का किला। पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता था चौ हाँ, चौहान का हुआ करता था तवरिंद का किला। और जब उस पर अधिकार कर रहा था मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हो जाती है, और ये लड़ाई पहली पहली बार 1191 में आपको देखने को मिलेगी। और जब 1191 में ये लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, इसी को बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध क्या बोलते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इसको बोला जाता है, या तराइन का पहला युद्ध इसको बोला जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का मतलब है तराइन का पहला युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का मतलब है तराइन का पहला युद्ध। प्यारे साथियों, जो तराइन का पहला युद्ध था, ये आपको देखने को मिलेगा किस किस के बीच में। तो एक तरफ तो मोहम्मद गौरी है, आपने देख ही लिया, और दूसरी तरफ कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और इसमें कौन जीत गया था? पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और बताया ऐसा जाता है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये बार बार अटैक करता था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और बार बार हार जाता था। ऐसा 16 बार हुआ, लेकिन 17वीं बार में इसने आपका पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार के कहते हैं कि इनके बीच में 17 बार लड़ाई नहीं, मात्र 2 बार लड़ाई हुई थी। एक फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 में हुआ था, और एक सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 में हुआ था। और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन था, बीओटी था, बैटल ऑफ तराइन, इसमें भैया मोहम्मद गौरी जीत गया था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। बाकी इसकी बात का पता हमें यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोइट चंद बरदाई हुआ करते थे, ठीक है ना। आपसे पूछ लेता है इनके दरबारी लेखक कौन थे, लिखेंगे जरा। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी लेखक थे, जो कोर्ट पोइट थे, जो दरबारी लेखक थे, जो कोर्ट पोइट थे, उनका नाम था चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई तो यहाँ तक लिखता है, चंद्र बरदाई तो यहाँ तक लिखता है, चंद्र बरदाई की एक किताब है, एक बहुत ही फेमस किताब है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई तो यहाँ तक लिखता है कि जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान जब हार गए, तो मोहम्मद गौरी मुझे और पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान के गजनी में ले गया, और वहां पर जो है कारागृह में डाल दिया था। उसने मोहम्मद गौरी ने कहा था कि आंखें नीची करो, और पृथ्वीराज चौहान ने आंखें नीची नहीं करी थी। तो मोहम्मद गौरी ने कहा था कि इस नामुराद की आंखें फोड़ दी जाएं, और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ करके अंधा करवा करके कारागृह में डाल दिया गया था। और एक बार की बात है 1206 में, जब वहां पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा था, नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा था, तो उसी दौरान हमको भी कैद से बाहर निकाला गया था। उसी समय पर मैंने पृथ्वीराज चौहान से मैंने मोहम्मद गौरी से कहा था कि मैं दिखाता हूँ आपको कि कला क्या होती है और गेम कैसे खेला जाता है। मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को, मेरे राजा को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। शब्द भेदी बाण का मतलब ये होता है कि जहां से शब्द आए हैं, जहां से आवाज आई है, बिना टारगेट को देखे, बिना लक्ष्य को देखे, आंख बंद करके भी लक्ष्य को, टारगेट को आपका जो है हासिल किया जा सकता है। टारगेट को भेदा जा सकता है, लक्ष्य को भेदा जा सकता है। तो मैंने कहा शब्द भेदी बाण चलाना आता है। पहले तो वो माना नहीं, लेकिन बाद में मैंने कहा कि एक धनुष और बाण दे दीजिए, और मैं दिखाता हूँ आपको कैसे शब्द भेदी बाण चलाए जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने धनुष और बाण दे दिए, और जब मोहम्मद गौरी ने धनुष और बाण दिलवा दिए, तो यहाँ पर खड़ा हुआ था दरबार में ही, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, और यहीं पर था चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई कहता है कि जब धनुष और बाण, अंधा था पृथ्वीराज चौहान तो चंद्रबरदाई कहता है कि जब धनुष और बाण पृथ्वीराज चौहान को दिए गए, तो मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान से, 4 बांस 24 गज अंगुल अश्व प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है चूक मती चौहान, कि तुमसे 4 बांस 24 गज की दूरी पर, 4 बांस 24 गज की दूरी पर, ऊंचाई पर सुल्तान है, चूकना मत चौहान, इसको मार दो। और ये सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया, और मोहम्मद गौरी को मार दिया 1206 में। कुछ कहानी ये भी है। तो ये इतिहास है भाई, इतिहास के पन्ने धुंधले हैं। और जब इतिहास के पन्ने धुंधले हैं, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आए, आप उसी प्रकार का आंसर कर देना। बाकी ना मैं था वहां पर, और ना तुमने वीडियो बनाई थी उस समय पर, ना इंस्टाग्राम पर तुम लाइव आए थे, ठीक है ना। सो दैट के एग्जैक्टली क्या था वो पता है। ये इतिहासकार जो बताते हैं, या फिर जो शोध होता है, जैसे जैसे हमें कंफर्म होता जाता है,
जिस चीज के हमारे पास सबूत होते हैं वो चीजें हमारे लिए क्लियर होती हैं, लेकिन जहां पर विवादित टॉपिक होता है तो वहां पर फिर एग्जामिनर जो क्वेश्चन करता है वो भी फिर आपको एक ही ऑप्शन रखता है, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आइए जरा, तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर कह रहा है कि मोहम्मद जो गौरी है उसने तवर हिंद के किले पर अधिकार बताया था। वो तवर हिंद का किला किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। तो आंसर क्या करेंगे? आंसर कर देंगे मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वीराज चौहान। तो आंसर हो गया आपका पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया 712 एडी। भैया 712 एडी में इंडिया पर आक्रमण किसने किया था? आज की क्लास का शायद सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अरब का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। अल हजाज का ही सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया था दाहे नाम के शासक पर, जो कि भारत पर पहला मुस्लिम इन्वेजन माना जाता है। तो सबसे पहले इन्वेडेड, हु इन्वेडेड इंडिया फर्स्ट टाइम? फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, हु वाज द सेनापति ऑफ अल हजाज। देखो, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम के बाद की, तो देखो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों तो टर्किश इन्वेजन में आते हैं। टर्किश इन्वेजन, टर्किश आक्रमण या टर्किश इन्वेजन। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, इसी को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। और ये महमूद गजनवी का गुलाम हुआ करता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये महमूद गजनवी का गुलाम भी था और महमूद गजनवी का दामाद भी था, है ना। पहले ये गुलाम बनते थे, फिर ये दामाद बनते थे। तो ये जो महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद गौरी का, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और मोहम्मद गौरी का दामाद भी था। इसलिए मोहम्मद गौरी अपना जो कार्यभार था भारत में दे करके कुतुबुद्दीन ऐबक को खुद वापस चला गया था, खुद वापस चला गया था। तो यही कहा जाता है मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है भाई क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड इन्फ्लुएंस ऑन बहामनी एंड विजयनगर किंगडम? बहामनी और विजयनगर किंगडम पर नॉर्थ इंडिया के कौन से सिस्टम का प्रभाव था? भाई पहली बात तो ये देख लो, बहामनी और विजयनगर किंगडम कहाँ कहाँ पर थे और कब कब थे। अगर मैं बात करूं अपने प्यारे भारत की, तो अपने प्यारे भारत का जो सदर्न इंडिया वाला पार्ट है, ये वाला खास करके ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भैया इसको बोलते थे कर्नाटक का हम्पी। ये कौन सी जगह है? ये जगह है हम्पी। कौन सी जगह है भाई? ये जगह है हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है? हम्पी जगह है कर्नाटका में। कर्नाटका। तो जो हम्पी कर्नाटका है, इसी हम्पी कर्नाटका में 1336 में, इसी हम्पी कर्नाटका में 1336 में दो लोगों के द्वारा, हरिहर और बुक्का, किसके द्वारा? 1336 में एक तो था हरिहर, एक कौन था? हरिहर। और दूसरा कौन था? बुक्का। हरिहर और बुक्का ने मिलकर के 1336 में, हम्पी कर्नाटक में 1336 में हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। क्या कर ली? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। और भैया जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई 1336 में, तो फिर ये धीरे धीरे साम्राज्य फैलने लगा। और ये इस एरिया में ये विजयनगर साम्राज्य फैल गया। इस एरिया में ये विजयनगर साम्राज्य फैल गया। और ये जो पूरा एरिया था, ये एरिया ही किसका हो गया? ये जो पूरा एरिया था ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विजयनगर साम्राज्य का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें इस रीजन की, तो भैया इस रीजन में हुआ करता था, ये वाला जो रीजन था ना, इस रीजन में यहाँ पर हुआ करता था बहामनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था भाई? बहामनी एम्पायर। और जो बहामनी एम्पायर था, बहामनी एम्पायर था भाई, उसकी स्थापना, उसकी स्थापना 1347 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ये करी थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा, ठीक है ना। अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा, ठीक है ना। अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा 1347 में बहामनी एम्पायर की स्थापना हो जाती है, जो कि ये वाला देखने को मिलेगा आपको। अब आपसे पूछता है, क्या पूछता है
कि ये दोनों जो एम्पायर हैं जिनकी स्थापना हो रही है, एक तो हो गया विजयनगर साम्राज्य जो काफी इंपॉर्टेंट और जो है काफी बड़ा साम्राज्य था साउथ इंडिया का, और दूसरा हो गया बहमनी साम्राज्य। इन दोनों की स्थापना नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली सल्तनत में उस समय कौन हुआ करता था? तो नॉर्थ इंडिया या दिल्ली सल्तनत में एमबीटी हुआ करता था, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1326 से लेकर के 1326 से या 25 से लेकर के 1351 तक था। और इसी को दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। इसी को दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है प्यारे साथियों। दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। 1325 से या 1326 से 1351 तक इसका शासनकाल था, और इसी के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी एम्पायर की स्थापना हुई थी। आपसे कह रहा है कि जो विजयनगर और बहमनी एम्पायर थे, ये किस सिस्टम से प्रभावित थे? मेरे भाई ये कौन से सिस्टम से प्रभावित थे? ये जो सिस्टम से प्रभावित थे, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में एक सिस्टम चला करता था जिसे बोलते थे इक्तेदारी सिस्टम, और जो हेड होता था उसे इक्तेदार कहा जाता था। तो ये था इक्तेदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? इक्तेदारी सिस्टम। तो लिखो जरा, किस सिस्टम से प्रभावित थे? लिखो फटाफट। किस सिस्टम से प्रभावित थे? इक्तेदारी सिस्टम से। बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलें आगे। चलें आगे। देखो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन का आंसर आ गया इक्तेदारी। इक्तेदारी। चहलगानी क्या था? चहलगानी हुआ करता था तुर्क ए चहलगानी। इसका पूरा नाम क्या था? तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी। और तुर्क ए चहलगानी क्या होता था? चहलगानी। इसी का नाम था दल चालीसा। क्या नाम था? दल चालीसा। अब ये दल चालीसा क्या हुआ करता था? दल चालीसा। चालीसा। दल चालीसा क्या था प्यारे साथियों? दल चालीसा ये था। दल चालीसा ये था मुख्य 40 गुलामों का ग्रुप, है ना? जितने भी पहले तो गुलाम हुआ करते थे, स्लेव हुआ करते थे, और इसका तो नाम ही स्लेव डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। तो जो ये दल चालीसा था, ये क्या था? मुख्य 40 गुलाम। जो मुख्य 40 गुलाम थे, उन्हीं मुख्य 40 गुलामों का जो ग्रुप था, मुख्य 40 गुलामों का जो ग्रुप था, उसी को दल चालीसा कहते थे। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इस दल चालीसा सिस्टम को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। रजिया सुल्तान के जो पापा हुआ करते थे, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के जो पापा थे, जिन्हें कहा जाता है इल्तुतमिश, उसी इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया सुल्तान के जो पापा थे जिसे कहा जाता है इल्तुतमिश, उसी इल्तुतमिश के द्वारा दल चालीसा सिस्टम को, जो मुख्य 40 गुलामों का ग्रुप हुआ करता था, इसे शुरू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे साथियों तुर्के चहलगानी। क्या हो जाएगा? तुर्के चहलगानी ये सिस्टम हो जाएगा। समझ के बात को? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, फिलहाल हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर हम अगले की बात करें तो प्रश्न संख्या आप देखेंगे, दीवान ए अर्ज क्या होता था? बताओ फटाफट से। दीवान ए अर्ज क्या होता था? कौन सा वाला जो डिपार्टमेंट था जिसको हम दीवान ए अर्ज कहते थे? मिलिट्री था, रॉयल था, फाइनेंशियल था, या कौन सा था दीवान ए अर्ज? ये तो हम्म, समझा था। चलो भैया, दीवान ए अर्ज किसको बोलते थे? मिलिट्री वाले को। दीवान ए अर्ज कौन सा होता था? मिलिट्री वाला। अच्छा, एक और था बड़ा ही फेमस था, दीवाने विजारत। दीवाने विजारत कौन सा था मेरे भाई? दीवाने विजारत कौन सा था? तो दीवाने विजारत हुआ करता था, दीवाने विजारत।
आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हुआ करता था, या फाइनेंशियल जस्टिस डिपार्टमेंट जो था, जस्टिस कर रहा हूँ, सॉरी, फाइनेंशियल जो था उसी को जो है दीवाने विचारक, फाइनेंशियल को क्या बोलते हैं, वित्तीय सेवा वाला जो डिपार्टमेंट था उसको दीवाने विचारक, जस्टिस वाला तो दीवाने काजा कहते थे उसको, ठीक है ना, दीवाने काजा था जस्टिस वाला तो, क्या ये सारे करवा रखे थे आपको। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। अगला देखो भाई, अगला क्या है, Who among the following was the head of दीवान-ए-इंशा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत? दीवान-ए-इंशा, ये दीवान-ए-इंशा का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? दाबिर खास, दाबिर खास। दीवान-ए-इंशा का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था दाबिर खास। कौन कहलाता था? दाबिर खास। लिखो जरा, दीवान-ए-इंशा का जो प्रमुख था वो कहलाता था दाबिर खास। नेक्स्ट, चलिए अगला। He was the Delhi Sultan who started the practice of सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा एंड पाइबोस, सिजदा का मतलब क्या है? जो कोई भी मेरे दरबार में आएगा वो सर जो घुटनों के बल बैठ करके सर झुकाकर मुझे प्रणाम करेगा। सिजदा का मतलब क्या है? जो कोई भी नियाबत खुदाई खुद को ये कहता था, अल्लाह की परछाई खुद को ये बताता था, तो नियाबत खुदाई अल्लाह की परछाई। और यहाँ पर क्योंकि अल्लाह की परछाई है तो जो कोई भी इसके दरबार में आएगा वो इसको घुटनों के बल बैठ करके आपका प्रणाम करेगा, जो घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर प्रणाम करेगा उसी को सिजदा कहेंगे। और उसके बाद लेट करके इसके पैर चूमेगा उसी को पाइबोस कहेंगे। तो सिजदा एंड पाइबोस। एक व्यक्ति था, एक शासक था गुलाम वंश का, गुलाम वंश का, गुलाम वंश का एक बड़ा ही फेमस सा शासक, गुलाम वंश का एक बड़ा ही फेमस सा शासक 66 से 87 तक, जिसका नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक कह रहा हूँ, ग्यासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? ग्यासुद्दीन बलबन। तो ग्यासुद्दीन बलबन जो था, इसके द्वारा कौन कौन से सिस्टम शुरू किए गए थे, ध्यान से सुनना। इसके द्वारा एक तो सिस्टम शुरू किया गया था, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। क्या था भैया? पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। इसका मतलब है लौह एवं रक्त की नीति। पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड का मतलब है लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति हुआ करती थी, जिसको पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड कहा जाता है। प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके द्वारा द्वारा शुरू किया गया था सिजदा एंड पाइबोस, सिजदा एंड पाइबोस सिस्टम। सिजदा और पाइबोस क्या होता था ये मैंने बता ही दिया। सिजदा का मतलब है ये खुद को अल्लाह की परछाई बताता था, है ना, अल्लाह की परछाई बताता था, इसीलिए कहता था कि जो कोई भी मेरे दरबार में आएगा घुटनों के बल बैठ करके सर झुकाकर मुझे प्रणाम करेगा, ये सिजदा होगा। और फिर लेट करके मेरे पैर चूमेगा, ये पाइबोस होगा, सिजदा और पाइबोस। इसके द्वारा एक नया फेस्टिवल शुरू किया गया था जो पारसी न्यू ईयर भी होता है। इसने कौन सा नया फेस्टिवल शुरू किया था? इसने नया फेस्टिवल शुरू किया था नवरोज। तो जो नवरोज फेस्टिवल है, जो पारसी न्यू ईयर भी होता है, उसकी शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी? ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि मुख्य 40 गुलामों का एक ग्रुप हुआ करता था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था ना कि मुख्य 40 गुलामों का एक ग्रुप हुआ करता था। कहाँ गया? ये रहा, तुर्के चहलगानी या फिर दल चालीसा। मुख्य 40 गुलामों का ग्रुप था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी, और इसको खत्म करने वाला, अबॉलिश करने वाला वो कौन था? ग्यासुद्दीन बलबन। तो यहाँ लिख भी सकते हो, अबॉलिश्ड दल चालीसा। इसने क्या किया? अबॉलिश्ड दल चालीसा, इसने दल चालीसा प्रथा को खत्म कर दिया, दल चालीसा प्रथा को खत्म कर दिया। ही अबॉलिश्ड दल चालीसा सिस्टम, इसके द्वारा दल चालीसा प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो ही अबॉलिश्ड दल चालीसा सिस्टम, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर प्यारे साथियों ग्यासुद्दीन बलबन जाएगा। अच्छा, दल चालीसा प्रथा को लाया कौन था? इल्तुतमिश लेकर के आया था। इल्तुतमिश ही वो व्यक्ति है जो दल चालीसा सिस्टम को लेकर के आया था। इसने और क्या क्या करवाया था? इसके द्वारा सिक्के चलाए गए थे, कॉइन्स चलाए गए थे। इसके द्वारा दो तरीके के कॉइन्स चलाए गए थे। एक हुआ करते थे सिल्वर के बने हुए, एक सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे। क्या कहा? एक तो इसने सिल्वर के चा एक तो इसके द्वारा सिल्वर के सिक्के चलाए गए थे, दूसरा कॉपर के सिक्के चलाए गए थे। जो सिल्वर के सिक्के थे और जो इसको कहते थे टका, क्या बोलते थे? टका या फिर टंका। और इसको कॉपर के सिक्कों को कहा जाता था जीतल। आपसे पूछता है टका और जीतल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मेरे भाई, टका और जीतल की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जो रजिया सुल्तान का पापा हुआ करता था, है ना। इसके अलावा, इसके अलावा
इसी ने दल चालीसा प्रथा की शुरुआत भी की थी। इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया। 1229 में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराने वाला भी कौन है? इल्तुतमिश है। 1229 में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराने वाला भी इल्तुतमिश है। आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिल्वर टका, लो वही पूछ दिया जो अभी अभी बताया था। मैंने क्या कहा था? मैंने अभी अभी कहा था ना कि जो ये इल्तुतमिश है इसी के द्वारा शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सिक्के चलवाए थे। फिर से लिख लो, कॉइन चलवाए थे। किस किस के? एक तो सिल्वर के कॉइन चलवाए थे और एक कॉपर के कॉइन चलवाए थे। प्यारे साथियों, जो सिल्वर के सिक्के हुआ करते थे उनको टका या फिर टंका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टका या फिर टंका कहा जाता था। और जो कॉपर के सिक्के हुआ करते थे उनको जीतल कहा जाता था। जीतल। तो जीतल की शुरुआत करने वाला भी कौन है? इल्तुतमिश है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीटेड ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया था। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसके द्वारा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया था। इब्राहिम लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी है लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोदी को हरा करके ही तो बाबर ने दिल्ली में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक ही कौन है? इब्राहिम लोदी है। कब था? 1517 से 1526 में। और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके ही तो मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है भाई साहब फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी इसी को कहा जाता है। 1206 में इसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना भी करी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी 1206 में ही मानी जाती है, क्योंकि उसी का पहला वंश गुलाम वंश था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका एक्चुअल नेम पूछ लेता है आपसे। अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल नेम क्या था? प्यारे साथियों, इसका जो एक्चुअल नेम था वो था अली गुरशास्प। लिखो जरा, अली गुरशास्प। अली गुरशास्प अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल नेम हुआ करता था अली गुरशास्प। ये आपको देखने को मिल जाएगा, अली गुरशास्प। चलें आगे, चलें मेरे भाई आगे। देखो, प्रश्न संख्या 14 के बाद 15, ये कौन बताएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। वाह। हौज खास की हौज सुल्तानी की स्थापना किसने करी थी? भैया, हौज सुल्तानी की स्थापना उसने करी थी जिसने लीगली टाइटल लिया था सुल्तान का, खलीफा ऑफ बगदाद। बगदाद के खलीफाओं से लीगली और ऑफिशियली सुल्तान का टाइटल ग्रहण करने वाला कौन था? वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, जिसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी माना जाता है, ये इल्तुतमिश ही था। तो इसी इल्तुतमिश के द्वारा हौज सुल्तानी की जो है स्थापना भी करी गई थी। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था 1230 में। 1230 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया इल्तुतमिश। बाबर कौन है? भैया, बाबर वही है जिसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना करी। जिसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना करी। मुगल वंश की स्थापना करने वाला भारत में कौन है? बाबर। कब? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत के पहले युद्ध के बाद ये बाबर यहाँ पर मुगल वंश की शुरुआत करता है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तो इब्राहिम लोदी था दिल्ली में, और इस पर आक्रमण करने वाला बाबर था। और पानीपत के पहले युद्ध में कौन जीता था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, बाबर जीत गया था और इसने मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी। समझ के बात को? समझ के बात को? अकबर का बेटा ही तो सलीम था। नालायक निकम्मा है सलीम, जो कि जहांगीर बना आगे चल करके। चलिए, नवरत्न भी इसी के दरबार में हुआ करते थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, अ रूलर ऑफ स्लेव मामलुक डायनेस्टी। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो इल्तुतमिश इल्तुतमिश जिसका कार्यकाल रहता है, इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो जो इल्तुतमिश था इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1211 से लेकर के 1236 तक। 1211 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश के 4 पुत्र और एक पुत्री हुआ करती थी। और जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। और जो इसकी पुत्री थी उसी का नाम था रजिया सुल्तान। क्या था? रजिया सुल्तान।
जो इल्तुतमिश की पुत्री थी इसी का नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इसे आपका जो है यही पापा का कार्यभार संभालती थी। इसके चारों बेटे तो बड़े नालायक थे। इस वजह से ये चाहता था कि रजिया ही आगे चल करके मेरी वारिस बने। बट 1236 में क्योंकि इल्तुतमिश के मरने के बाद में इसकी गद्दी पर इसी का बेटा बैठ गया था जिसका नाम था रुकनुद्दीन। रजिया सुल्तान को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसीलिए रजिया लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली की जनता के सामने गई थी। क्योंकि उस समय पर ऐसा था जिस किसी को भी न्याय चाहिए था वो लाल वस्त्र पहन करके आता था। तो दिल्ली की जनता का सपोर्ट मिला रजिया को और रजिया यहाँ पर 1236 में रुकनुद्दीन को हटा करके दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बन गई। और ये अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती है। 1236 से 1240 तक इसका कार्यकाल रहता है। ये अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती है। पुरुषों की पोशाक पहन करके कुर्ता और पजामा और सर पर आपका पगड़ी जो है टोपी पहन करके ये दरबार में आया करती थी। इसीलिए इसको रजिया बेगम नहीं रजिया सुल्तान कहा जाता है। पर्दा प्रथा के अंत की शुरुआत करने वाली उसका बाइकआउट करने वाली भी रजिया सुल्तान हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम रजिया सुल्तान की बात करें तो इसी के समय पर इक्तेदार हुआ करता था एक जिसका नाम था एतगिन, जो कि बदायूं का इक्तेदार था। एक था अल्तुनिया जो भटिंडा का इक्तेदार था। रजिया सुल्तान की प्यारे साथियों में बात करूं तो जिस समय पर दिल्ली में बैठी हुई थी रजिया, जिस समय पर दिल्ली में बैठी हुई थी रजिया सुल्तान, इसी रजिया सुल्तान के समय पर भटिंडा का एक इक्तेदार हुआ करता था जो ये पंजाब है। और जो पंजाब में भटिंडा है इसी भटिंडा का इक्तेदार हुआ करता था। क्या नाम था भटिंडा पंजाब के इक्तेदार का? इसका नाम था अल्तुनिया। और जो अल्तुनिया था ये प्यार करता था रजिया से। क्या कहा? ये प्यार करता था रजिया सुल्तान से। समझ रहे हो कि ये जो बठिंडा का इक्तेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया ये प्यार करता था रजिया सुल्तान से। लेकिन समस्या क्या हो गई प्यारे साथियों? समस्या ये हो गई कि रजिया जहां पर सुल्तान थी तो यहाँ पर शाही अश्वशाला का जो रख रखाव करने वाला व्यक्ति था आमीर ए आखूर। क्या कहा? दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था आमीर ए आखूर। आमीर ए आखूर का मतलब होता है आमीर ए आखूर का मतलब होता है शाही अश्वशाला का प्रधान। क्या मतलब होता है इसका? शाही अश्वशाला अश्वशाला का प्रधान। शाही अश्वशाला का प्रधान। और जो आमीर ए आखूर था उसका काम था जब रजिया सुल्तान घुड़सवारी किया करती थी तो आमीर ए आखूर जो था जिसका नाम था याकूत खान। क्या नाम था प्यारे साथियों इसका? इसका नाम था याकूत खान। कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी दिलचस्प क्या है कि यहाँ पर प्यार करता था अल्तुनिया रजिया सुल्तान से और उससे शादी करना चाहता था, निकाह करना चाहता था। लेकिन रजिया सुल्तान जब घुड़सवारी करती थी तो घोड़े पर जब रजिया सुल्तान सवारी करने के लिए जाती थी तो अपने हाथों पर रजिया के पैर रख करके उसको घुड़सवारी करवाया करता था याकूत खान। और जब रजिया के पैर याकूत खान के हाथों पर रखने के बाद रजिया घुड़सवारी करती थी तो धीरे धीरे रजिया को याकूत खान से प्यार हो गया। और जब रजिया को याकूत खान से प्यार हो गया, समझ रहे हो? रजिया को किससे प्रेम हो गया? रजिया को प्रेम हो गया याकूत खान से, जो अपने हाथों पर रजिया के पैर रख करके उसको घुड़सवारी करवाता है। अब ये एक निम्न जाति का हो गया तो यहाँ के जो दरबारी लोग थे उन्होंने भी कहा कि रजिया तुम गलत कर रही हो, रजिया तुम निम्न जाति के व्यक्ति से प्यार करके बगावत को दावत दे रही हो। रजिया बोली प्यार किया तो डरना क्या? रजिया नहीं मानी। रजिया ने कहा हम प्यार करते हैं याकूत खान से और याकूत खान हमसे प्यार करता है। अब समस्या ये हो गई ये दोनों का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था इसके बारे में पता लग गया अल्तुनिया को और अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। और जब अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया प्यारे साथियों, अल्तुनिया ने क्या कर दिया? अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया कि हमारी प्रेमिका तो किसी और से प्यार करती है। और जब विद्रोह कर दिया तो ये तो अब जो राजा है, जो दिल्ली सल्तनत का शासक है, वो इस विद्रोह को रोकने के लिए जाएगा। तो रजिया सुल्तान भटिंडा में हुए इस विद्रोह को रोकने के लिए जा ही रही थी कि याकूत खान बोले, भैया प्यार करते हैं रजिया जी हम आपसे, हमको साथ नहीं ले चलोगी? उसने मना किया, भाई रहने दे। ये माना नहीं। मतलब भाई तो नहीं बोला था, ऐसे बोला था रहने दे रहने दे, लेकिन ये माना नहीं। याकूत खान साथ गया तो रजिया सुल्तान और याकूत खान दोनों पहुंच गए किसके पास? किससे लड़ाई लड़ने के लिए? किससे लड़ाई लड़ने के लिए? तो यहाँ पर कौन कौन आ चुका है? रजिया सुल्तान आ चुकी है। भटिंडा पंजाब में कौन कौन आ चुका है? रजिया सुल्तान आ चुकी है। और रजिया सुल्तान के साथ साथ में याकूत खान आ चुका है। अब एक बात बताओ मुझे आप, जो भटिंडा में अल्तुनिया था, जो इक्तेदार था, इसको समस्या किससे? रजिया से या याकूत खान से? भैया रजिया से तो ये प्रेम करता है। और रजिया से जब ये प्रेम करता है तो इसको समस्या रजिया से नहीं है, उसके प्रेमी से है। तो इसने क्या किया? याकूत खान को मार दिया। इसने याकूत खान को मार दिया और मार करके रजिया को बोला तुमने हमें धोखा दिया। रजिया को क्या बोला? तुमने हमें धोखा दिया, इसलिए हम तुमको कैद करते हैं। और रजिया को मेरे भाई कैद कर लिया।
तो अल्तुनिया ने क्या किया, याकूत खान को मार दिया, रजिया को कैद कर लिया और कैद करके बंदी बना लिया और बोला मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो हमेशा कैद में यहीं पर पड़ी रहो या फिर हमसे निकाह कर लो। उधर दिल्ली में रजिया सुल्तान का जो एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, रजिया सुल्तान का भाई था। ये हम बहुत ही आराम से पढ़ते हैं जब हम क्लास में पढ़ते हैं। अभी तो आपने पढ़ रखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेंस की क्लास चल रही है, इट मीन्स आप पढ़ करके ही इन चीजों को क्लियर करके बैठे हो। बट बताना बताना मुझे जीरो से इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे पता है जीएस में आप लोग बहुत ज्यादा इसको नहीं करते हो, प्रीलिम्स में खास करके, क्योंकि जीएस का सब्जेक्ट ही ऐसा है, दर्द देता है। लेकिन कहानी सुनना, कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान जैसे ही यहाँ गई तो बहराम शाह को लगा अब बठिंडा में से अल्तुनिया ऐसे नहीं छोड़ेगा, और बहराम शाह ने खुद को नया शहंशाह, नया राजा डिक्लेयर कर दिया। और जब बहराम शाह ने नए शहंशाह, नया राजा डिक्लेयर कर दिया, ये बात पता लगी रजिया को। रजिया बोली याकूत तो अब वैसे भी नहीं रहा, तो इस कैद में पड़े रहने से अच्छा है कि अल्तुनिया से निकाह करके अपनी दिल्ली को वापस हासिल किया जाए। तो रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से निकाह कर लिया। और प्यारे साथियों, रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया, तो अब कौन कौन हो गए, अब रजिया सुल्तान हो गई और रजिया सुल्तान के साथ साथ अल्तुनिया हो गया। रजिया सुल्तान हो गई और रजिया सुल्तान के साथ साथ अल्तुनिया हो गया। और ये वापस कहाँ जा रहे थे, वापस प्यारे साथियों दिल्ली जा रहे थे। ये बात पता लग गई बहराम शाह को कि ये वापस दिल्ली आ रहे हैं। और ये सब कुछ कब हो रहा था, 1240 एडी में। 1240 एडी में ये सब कुछ हो रहा था। ये बात पता लगी इसी के भाई, रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह को। बहराम शाह बोला अगर रजिया दोबारा से आ गई तो मेरी गद्दी चली जाएगी। इसने बहराम शाह ने आपका दल चालीसा के जो लोग थे उन्हें अपनी तरफ किया, उन्हें कहा कि पहले बगावत करी इसने, एक निम्न जाति के व्यक्ति से प्यार किया, अब दोबारा से आ रही है, अब वहां से प्रेम करके उससे शादी कर ली है, और ये गलत हो रहा है। तो इसने दल चालीसा के लोगों को भेज करके इसको मरवा दिया, रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान को यहाँ रास्ते में मरवा दिया। और जहाँ रास्ते में मरवाया वो था कैथल हरियाणा। तो 1240 में कैथल हरियाणा में 1240 में कैथल हरियाणा में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों हरियाणा में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को मरवा दिया। और इनका मकबरा फिर यहीं पर है। तो आपसे पूछा जाता है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है। रजिया सुल्तान का मकबरा मेरे प्यारे साथियों हरियाणा कैथल में है। बताओ फटाफट से कहानी समझ आई कि नहीं। और नया शासक बन गया बहराम शाह, जो इसी का भाई हुआ करता था, और ये नई पोस्ट लेकर के आया, नायाब मुमलकात। कौन सी पोस्ट लेकर के आया, नायाब मुमलकात की। ये थी छोटी सी कहानी रजिया सुल्तान की, जो पहली और एकमात्र फीमेल रूलर है दिल्ली सल्तनत की। पहली और एकमात्र फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, रजिया सुल्तान। तो आइए जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। डॉटर ऑफ इल्तुतमिश हु रूलर ऑफ स्लेव मामलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी कहा जाता है। तो ये कौन थी, रजिया सुल्तान। पहली और एकमात्र महिला शासक हुआ करती थी रजिया सुल्तान। चलिए भाई देखते हैं फटाफट से अगला। अगला अगर हम देखें तो अंडर दिल्ली सल्तनत रिलीजियस टैक्स, एक रिलीजियस टैक्स लिया जाता था। एक रिलीजियस टैक्स लिया जाता था वेल्दी एंड रिच मुस्लिम्स से। तो कहा जाता है मुस्लिम्स को 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं में से एक जकात भी है, कि हर प्रत्येक मुस्लिम को अपनी कमाई का कम से कम 1/40 हिस्सा तो देना ही चाहिए। इसी को जकात कहा जाता है। और ये एक ऐसा दान होना चाहिए, एक ऐसा गुप्त दान होना चाहिए जो अपने ही दूसरे हाथ को ना पता चले, एक हाथ से दें तो। और जो नहीं देता था फिर ये सुल्तान लेता था। तो रिच एंड वेल्दी मुस्लिम्स थे, वो टैक्स देते थे, इसको जकात कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। इन विच ईयर रजिया सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। भैया दिल्ली सल्तनत की गद्दी से रजिया सुल्तान को कब निकाल दिया गया, 1240 में। और 1240 में नया शासक कौन बन गया, इसी का भाई बहराम शाह। तो आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे 1240। तो रजिया सुल्तान को 1240 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ एसएससी सीएचएसएल का, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, पहली और एकमात्र और आखिरी, पहली आखिरी एकमात्र सब यही है। कौन है भैया, रजिया सुल्तान। समझ रहे हो, कौन है भैया, रजिया सुल्तान हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखो जरा अगला क्या है। जफर खान वाज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। जफर खान दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से शासकों में से किसका प्रसिद्ध सेनापति हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी का, बलबन का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या फिर जो है इल्तुतमिश का। बताओ फटाफट से जल्दी से कि ये किसका सेनापति हुआ करता था।
हम्म किसका? भैया उसी का जिसने साउथ इंडिया तक एक्सपेंशन किया था, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी को नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे रजिया सुल्तान को इसमें किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रूलर्स और प्रेसिडेंट्स, अच्छा, इज करेक्ट विद रेस्पॉन्स टू द दिल्ली सल्तनत? मतलब किसके बाद में कौन शासक बना, देखो जरा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा ही हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसी का नाम एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसका एक्चुअल नेम जोना खान हुआ करता था। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बना, बिल्कुल सही बात है, फिरोज शाह तुगलक बनता है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी बना, बिल्कुल सही बात है, इसी के चाचा का बेटा हुआ करता था, भतीजा था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जलालुद्दीन, ये कैसे हो जाएगा यार? जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन है तो अलाउद्दीन के बाद जलालुद्दीन कैसे होगा? तो यहाँ पर जलालुद्दीन नहीं, शिहाबुद्दीन उमर होगा, इसी का बेटा था शिहाबुद्दीन उमर, इसी का बेटा शिहाबुद्दीन उमर था, इसीलिए आंसर यही हो जाएगा। तो ये वाला क्या है? इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। अलाउद्दीन के बाद इसी का बेटा, 1316 की तो बात है, 1316 की बात है, शिहाबुद्दीन उमर बैठा था, है ना। नेक्स्ट अगला देखो, प्रश्न संख्या 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रेस्पॉन्सिबल टू दिल्ली डायनेस्टी? दिल्ली डायनेस्टीज का कौन सा सीक्वेंस सही है भाई? दिल्ली डायनेस्टीज की बात करो, दिल्ली में अगर मैं बात करूं, पहली बात तो राजपूत तोमर हुआ करते थे, हैं, राजपूत तोमर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट इसके बाद में टर्किश इन्वेजन हुआ, टर्किश लोगों ने इन्वेजन किया, टर्किश इन्वेजन हुआ, टर्किश आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। इसके अलावा फिर कौन सी डायनेस्टी आई? फिर गुलाम वंश आया, स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी आई। इसके बाद कौन सी आई? खिलजी वंश आया, खिलजी डायनेस्टी आई। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, सैयद के बाद मेरे प्यारे साथियों लोधी डायनेस्टी आई, सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी आई। अब लगा लो, सबसे पहले है खिलजी, बिल्कुल सही बात है। खिलजी के बाद कौन सी है? लोधी है, बिल्कुल सही बात है, खिलजी के बाद ही आई थी लोधी। तो लोधी के बाद सैयद है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला है तुगलक है, तुगलक के बाद खिलजी है, तुगलक के बाद खिलजी है, दूसरा वाला भी गलत हो गया। अर्ली टर्किश रूलर्स हैं, टर्किश रूलर्स हैं, ठीक है, टर्किश रूलर्स के बाद राजपूत हैं, उल्टा हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। सबसे पहले है राजपूत डायनेस्टीज, बिल्कुल सही बात है, राजपूत हैं। इसके बाद खिलजी है, राजपूतों के बाद में खिलजी है, ठीक है, खिलजी है। खिलजी के बाद तुगलक है, खिलजी के बाद तुगलक है। इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस सही है। इसने लगातार नहीं बोला है कि इसके बाद ही ये था, लेकिन मतलब जो ये तीन नाम दिए गए, इन तीनों में से पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, ये नाम पूछ रहा है। तो आंसर हमारा, ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है 2022 का, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न संख्या आपकी 23। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? पृथ्वीराज चौहान से पहले कौन थे भैया? पाला तोमर्स हुआ करते थे, है ना। तो अंगपाल तोमर्स हुआ करते थे, अंगपाल तोमर्स हुआ करते थे। तो आंसर क्या हो गया अब आपका? बॉय हो गया। ये एसएससी सीजीएल का 2022 का प्रश्न है, अंगपाल तोमर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट देख लो अगला। हु अमंग द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही? तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सर हिंदी। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने। तो तारीख मुबारक शाही इज रिटन बाय याहिया बिन अहमद सर हिंदी, इसके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बात करें प्यारे साथियों, इन दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज बंदगान? दिल्ली सल्तनत में बंदगान के रूप में किसको जाना जाता है? एसएससी सीपीओ का प्रश्न है। बंदगान मतलब, बंदगान मतलब मिलिट्री सर्विस। तो स्पेशल जो स्लेब हुआ करते थे, जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए थे, वो थे स्पेशल पर्सन अपॉइंटेड फॉर कन्वर्सन, नहीं, रिकवरी नहीं, रॉयल फैक्ट्रीज नहीं, मिलिट्री सर्विसेज ये रहा, स्पेशल स्लेव्स फॉर मिलिट्री सर्विसेज। सेना के लिए स्पेशल गुलाम जो हुआ करते थे, उन्हीं को बंदगान कहा जाता था, दीवाने बंदगान। तो ये हो गए भैया आपके 25 प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको मेडिवल हिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगली क्लास भी हम मेडिवल हिस्ट्री की रख लेंगे, ठीक है ना। तो मेडिवल हिस्ट्री की 2 क्लास रख करके उसमें दो देखो, मॉडर्न के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, ऐसे ही मेडिवल के हो गए, फिर हम एंशिएंट की क्लास रख लेंगे। तो वैसे 4 थी, लेकिन 5 क्लास में हिस्ट्री हो जाएगी। एक और रखेंगे अभी इसकी, और इसके बाद में एक और रखेंगे फिर एंशिएंट की, उसमें भी काफी प्रश्नों को रखेंगे और टैकल करेंगे। चलिए भाई, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। लव यू ऑल प्यारे साथियों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखो, क्योंकि आप सीखते रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और बेहतर से बेहतरीन बन जाएंगे। क्लियर है? तो टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।